देखिए, नक्सल ग्रीन मिशन के माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान 31 मार्च 2026 को भारत माओवाद मुक्त होगा, इन सब बयानों के बाद में ये तय किया है कि वर्षों से हमारी इच्छा थी कि जिस तरह से श्री कल्पतरु संस्थान ने चंबल के पूर्व डकैतों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाते हुए कहीं न कहीं श्रेष्ठ परिणाम दिए हैं, उसी दिशा में श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से यहाँ की CISF और यहाँ की CRPF और सरकार के और समाज के सभी सामूहिक प्रयास से हम लोग जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उन सभी के संपर्क कर रहे हैं, पुनर्वास केंद्रों में जा रहे हैं और हम उन सभी को वन बंधु वन मित्र बना करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कहीं न कहीं वो आशाजनक परिणाम दें, श्रेष्ठ परिणाम दें। और ये सभी एक नक्सलियों के महाकुंभ का आयोजन हम लोग पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में राजस्थान की राजधानी जयपुर में शीघ्र ही प्रस्तावित हमारा कार्यक्रम है, जिसमें सभी पधारें और कहीं न कहीं वहां पर भी शांति और न्याय का संदेश दें और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जुड़े। कोरबा में क्या हालात नजर आते हैं आपको? कोरबा का बहुत अच्छा लगा मुझे, सभी लोगों का बहुत अच्छा स्नेह मिला है। बाकी जो सरेंडर कर चुके हैं उन लोगों से मिल रहे हैं, जो सरेंडर नहीं किया है वो लोग अभी कुछ बचे नाम मात्र के। बाकी जैसा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है 31 मार्च, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रदेश में तो सभी स्थितियां अच्छी हो जाने वाली है, लेकिन कोरबा में जो जिस तरह जनता जनार्दन का स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसमें स्पेशली CISF का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी मात्रा में कल सुबह आदरणीय निर्विकार साहब जो DIG CISF हैं, उनकी प्रेरणा से हम पौधारोपण करने जा रहे हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में संकल्प को पुनरावृत्ति करके मजबूती प्रदान करेंगे। कोरबा में पर्यावरण को लेकर क्या कहना चाहिए? सॉरी, कोरबा में पर्यावरण की क्या स्थिति आप देखते हैं? कोरबा में पर्यावरण संरक्षण जिस लेवल का था, जिस तरह से हम यहाँ के बुजुर्गों से मिलते हैं, उसमें जो स्थितियां थी वो कहीं न कहीं बदली है, क्योंकि यहाँ पर जो उठता धुआं आसमानों में हम देख रहे हैं, कई सारे लोगों की फैक्ट्रियां, कल कारखाने चल रहे हैं, यहाँ पर विश्व की दूसरे नंबर की फैक्ट्री भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से कोयले पर काम चल रहा है। जितना हम लोग प्रकृति से रह रहे हैं उतना लौटाया नहीं जा रहा है। अगर यही हाल रहे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कोरबा वासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, हम सबको मिलकर के, क्योंकि प्रकृति जब अपनी औकात पर आती है तो वो सामने नहीं देखती कौन खड़ा है। इसलिए तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, प्रकृति जो ले रहे हैं किसी न किसी के रूप में लौटाइए, चाहे वो कोरबा हो चाहे कुछ और हो। कोरबा अगर नहीं संभला तो कोरोना को तैयार रहेंगे। आप लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य जो है आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर और आगे क्या करना चाह रहे हैं? भारत के चुनिंदा 100 गांवों को 5 गोद लेकर के पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाना और देश को 5 करोड़ पेड़ लगा करके वर्ष 2047 तक समर्पित करना, क्योंकि भारत 2047 तक आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा। और श्री कल्पतरु संस्थान का ये संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 तक 100 गांवों को पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाएं और 5 करोड़ पेड़ लगा करके मानवता को समर्पित करें। पर्यावरण कैसे बचेगा जब इतना सारा पर्यावरण कट रहे हैं, पूरा पेड़ कट रहे हैं? मैंने वही निवेदन किया कि जैसे भी जहां भी संभव हो सके पर्यावरण का जहां संरक्षण नहीं हो रहा है वहां पर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपनी बात को मजबूती से रखें। जैसा मैंने कोरबा के संदर्भ में कहा, जैसा नक्सलियों के संदर्भ में कहा, जैसा डकैतों के संदर्भ में कहा, चंबल के वालों के संदर्भ में कहा, तो ऐसे ही हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास, और जहां जिम्मेदारी नहीं है वहां पर हर कोई अपने तरीके से दिखाए। जैसे अभी आपने मीडिया के बंधुओं होने के नाते आपने बात कही कि इस तरह से यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है या जहाँ खनन हो रहा है तो वहां पर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है, जिन शर्तों पर उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिली है, क्या उनकी पालना हो रही है, इन तमाम बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान के टोंक जिले के लांबा गांव से 5 वर्ष की आयु में लगभग अपनी मां के साथ पहला पौधा लगाकर प्रेरणा लेकर, आशीर्वाद लेकर आप सब जैसे लोगों का ही परिणाम था कि बनास में अवैध खनन की लड़ाई को लड़ने वाले 5-6 वर्ष के बालक भी कलेक्टर के पास एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। वो चेहरा आंखों के सामने दौड़ता है खुद का, क्योंकि उस समय पत्रकारों की ताकत साथ खड़ी थी। अवैध खनन के मामलों पर डिबेट पर बोलने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती होगी, लेकिन उन लोगों को वो जहां के बारे में बोल रहे हैं उस स्थान पर शायद कभी गए भी नहीं होंगे। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं जो बनास की बातें बहुत करेंगे, चंबल की बातें करेंगे, खनन की बातें करेंगे, कई सारे एक्ट की बातें करेंगे, इस एक्ट में ऐसा होता है, इस एक्ट में ऐसा होता है, लेकिन वो वहां पर गए नहीं। मेरी 2 उंगलियां टूटी पड़ी है, देख लीजिए आप, थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको ज्यादा ध्यान में आ जाएगा कितने अटैक हुए, किस तरह के क्या क्या हुए। लेकिन आप सब लोगों की ताकत थी कि जो अवैध खनन है वो अवैध खनन मुक्त हुआ, कई हद तक मुक्त हुआ, और उसमें
नदियों के संरक्षण का काम आगे बढ़ा। नेपाल और भारत के लोगों की चर्चा भी हो रही थी, तो हमने इंडो नेपाल ग्रीन मिशन शुरू किया और वहां पर भी बागमती नदी, पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास की चीजें बदल सकती तो की। हमारी परंपराओं में कुछ बदलाव हो सकता है, तो ऋग्वेद काल के बाद पहला पर्यावरण विवाह 2011 में एक करवाने का प्रयास रहा। वो सब भी आप लोगों ने के माध्यम से दुनिया ने देखा और प्रेरणा ली। 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ग्रीन बचपन अभियान के माध्यम से श्री कल्पतरु संस्थान ने लगभग अभी 8-9 देशों तक वो मामला पहुंचा है। वो भी पिछली बार 2 साल पहले माननीय राज्यपाल राजस्थान के कार्यक्रम में शुरू हुआ, अच्छे परिणाम आए। बिना सरकारी अनुदान के भी अच्छे काम हो सकते हैं। एनजीओ जहां गाली बन के रह गए, भ्रष्टाचार के अड्डे बन के रह गए, वहां पर बिना अनुदान के भी काम हो सकते हैं। बस उसमें इतनी तकलीफ होती है कि मैं जैसे 6 दिन में बस में टकोरे खाते आया हूँ, वैसे नहीं आना पड़ता, वो लोग सीधा आ जाते हैं। मुझे कोई बुलाता तो शायद मैं भी फ्लाइट से आता, लेकिन मैं अपने किराए पर आया हूँ, इसलिए मैं अपने 6 दिन लग गए। और आपके राज्य में से लगभग 7-8 राज्यों में मुझे घूमना है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जहां जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लगभग 2 साल का समय लगा। चंबल के दस्युओं ने भी अपना समर्थन दिया और हमारे विश्वास को मजबूत किया और जल, जंगल, जमीन, जानवर के संरक्षण के लिए आगे आए। आज आप सब लोगों के बीच कोरबा की इस पावन धरा पर, छत्तीसगढ़ की इस प्रकृति और संस्कृति की अद्भुत संगम की धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से वर्षों पहले हम ये चाहते थे कि जिस प्रकार से चंबल के पूर्व दस्युओं ने संस्थान के माध्यम से पहले बसाया बीहड़ अब बचाएंगे बीहड़ कार्यक्रम का जयपुर में आयोजित करके और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और वहां थोड़ा हौसला मजबूत हुआ। शुरू में हम भी थोड़ा सा थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कई लोग हमारे साथ वाले डरे भी, लेकिन स्पेशल थैंक्स टू इरफान भाई। आप सब जानते होंगे इरफान खान एक बड़े एक्टर रहे हैं, मेरे शहर के थे, बड़े प्यारे मित्र थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने चंबल के दस्यु में गए, उनके जुड़े, काम भी किया। वो ठाकुर जी ने हमसे छीन लिया उनको, शायद भगवान उन्हें जन्नत दे, स्वर्ग दे। वो बहुत प्यारे इंसान थे। ऐसे अवसरों पर अक्सर इरफान भाई याद आ जाते हैं। तो उनकी प्रेरणा से चंबल का काम हुआ और मैंने उस समय तय किया, राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा उस समय कि मैं नक्सलियों को जाना चाहता हूँ, उनको भी मैं इस संबंध में मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। लेकिन इधर का मसला थोड़ा सा चंबल से थोड़ा अंतर था। खैर आगे बात बढ़ती, उससे पहले सुकमा में 17 लोगों की हत्या नक्सलियों ने कर दी। उस समय मन बहुत खिन्न हो गया कि नहीं चलेंगे। अभी अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उसके दम पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह का एक बयान आना कि 31 मार्च 2026 को हम देश को माओवाद मुक्त कर देंगे। आप बंदूक की मूवमेंट को खत्म कर सकते हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, रास्ता ठीक नहीं है। जल, जंगल, जमीन का संरक्षण हो, ये मांग भी जायज है, लेकिन ये संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ सके ऐसा प्रयास और इस पूरे जितना कुछ हो रहा है, जितना कुछ हो चुका, उस सब में से थोड़ा थोड़ा अनुभव प्राप्त करते हुए ये समझ में आया कि क्या जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जो अभी मौजूद हैं, 2 दिन पहले पापा राव ने सरेंडर किया है, कल उधर भी हम लोग कुछ मजदूरी करने वाले हैं। प्लांटेशन की एक योजना है, वहां पर भी कल सुबह 8 बजे यहाँ CISF कैंप कोरबा में बड़ी मात्रा में हम सब मिलकर पेड़ लगाने वाले हैं। आप सब आमंत्रित हैं, वहां पर सुबह 8 बजे कल लगाएंगे। जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं वो क्या वन मित्र, वन बंधु, जो महिलाएं बहनें हमारी जो भी हैं, माताएं हैं, नक्सल परिवारों से, माओवादी परिवारों से, क्या आत्मसमर्पण के बाद उनको तरु सखी ऐसे कुछ सम्मानित दायित्व देकर के, जिम्मेदारियां देकर के सरकार आगे बढ़ा सकती है? ऐसा अनुरोध सरकारों के समक्ष भी हमने विभिन्न माध्यमों से किया है। सरकारों को ये संदेश, ये कार्य योजना पसंद आई है। मैं आभारी हूँ केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने इस दिशा में कहीं न कहीं अपने सुरक्षा बलों के उच्चाधिकारियों को कहीं न कहीं इस प्रकार की प्रेरणा दी, मेरे जैसे सामान्य बागवान को जोड़ा। आज आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का मौका मिला। नक्सल ग्रीन अभियान मिशन के माध्यम से हम लोग
पूरा प्रयास करेंगे कि सरकारी जो पेचीदगियां हैं, सरकारी जो कानूनी कार्रवाई है, पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र में जिस तरह से भी पापा राव को और अन्य लोगों को रखा गया है, ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग इन्हें एक बार उसी जगह पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में राणा प्रताप की धरती पर, मीराबाई की धरती पर इन्हें आमंत्रित करें। एक बार फिर जैसे पहले पूर्वदस्युओं का महाकुंभ हुआ जयपुर में, उसी प्रकार वहाँ नक्सलियों माओवादियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संकल्प का महाकुंभ हो। गन का रास्ता छोड़कर ग्रीन के रास्ते की ओर बढ़ें, संघार का रास्ता छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़े, संरक्षण की ओर बढ़े। ये सोच बदले, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने और इस तमाम घटनाक्रम में, तमाम चीजों में आप सब लोगों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहे, क्योंकि जनता जनार्दन के बीच सही सूचना जाना, सरकारों के बीच सही सूचना जाना, ये सब चीजें कहीं न कहीं आपके माध्यम से ज्यादा अच्छे से हो सकती हैं। तो इस प्रकार की कोशिश को लेकर के आज इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आपके कोरबा शहर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे ऐसे अभियानों के बीच ऐसे कई सारे अधिकारी भी मिले। यहाँ की आपके डीआईजी आदरणीय निर्विकार वर्मा साहब स्पेशली विशेष बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कई मामलों में हमारा मनोबल बढ़ाया है। कल प्लांटेशन का भी बड़ा अच्छा आयोजन रखा, जिसमें मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। ऐसे ही हमारे उधर बगदलपुर और बस्तर में वो हमारे आशीष कुमार साहब सीआईएसएफ के कमांडेंट काम देख रहे हैं। हमारे आपके बिलासपुर के कलेक्टर साहब अग्रवाल जी से, संजय जी से मिलने वाला हूँ, चर्चा हुई है उनसे संबंध में। जहाँ जहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की संभावनाएं दिख सकती हैं वहाँ देखेंगे। अन्य संभावनाएं जहाँ भी दिख सकती है, जहाँ हमारी थोड़ी सी कोशिश कहीं अच्छे परिणाम समाज को दे सकती है, वहाँ देंगे। किसी बीजेपी, कांग्रेस से, किसी और पार्टी से, किसी नेता से, किसी अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। क्योंकि सामान्य रूप से कहीं प्रेस क्लब में जाना और किसी सामाजिक कार्यकर्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो कहीं न कहीं किसी न किसी सिस्टम के साथ वो थोड़े दिनों बाद पता चलता है ये तो किस लिए था। अन्ना जी को कुछ लोगों ने इसलिए पकड़ रखा था बाद में पता चलता उनका। तो ऐसे इधर कोई अन्ना नहीं है, इधर तो सामने है जो भी कुछ है। तो इसलिए ऐसा मतलब किसी के दिमाग में ना रहे कि क्योंकि राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई कि बिना स्वार्थ के आदमी आगे निकल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी कोशिश के बीच एक छोटी सी कोशिश आप सब लोगों के दम पर, आप सब लोगों के साथ की अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसमें मुझे लगता है कि नक्सल ग्रीन मिशन आपके शहर से, आपके इस प्रदेश से, आसपास के प्रदेशों से सब लोगों के सहयोग से निकलकर एक वन मित्र, वन प्रहरी और तरु सखी इस तरह की बयार के बीच ये बाहर पहुंचेगी। इन शुभकामनाओं के साथ आपका आभार। अब आप सब लोग जो भी चर्चा करना चाहें। कोरबा आने का जो प्रायोजन है, कल का ट्री प्लांटेशन है, किसके अलावा कुछ भी है? कोरबा में कल प्लांटेशन करेंगे, अधिकारियों से संवाद करेंगे, आगे की कार्य योजना पर एक समीक्षा होगी। जो कार्य योजना आगे की हमारी है, किन किन जिलों में जाना है, किन किन लोगों से मिलना है, जो पुनर्वास में है उन लोगों से अधिकारियों के माध्यम से कहाँ कितना किस तरह से क्या हो सकता है, क्योंकि आम आदमी उनके पास अभी जा नहीं सकता, तो वहाँ किस तरह जाया जा सकता है, तो उनकी चर्चा होगी। उसके बाद में फिर आगे निकल जाएंगे। ग्रीन मिशन को लेकर कोरबा में क्या आप क्या बोलते हैं संभावनाएं तलाशते हैं, क्या यहाँ पे किया जा सकता है? यहाँ पर मुझे जो लगता है, मोटा मोटी लगता है कि विकास के नाम पर इधर विनाश बहुत हो रहा है। आपको विकास के नाम पर बहुत विनाश हो रहा है। मशीनें रोजगार छीन रही है। अगर इन लोगों को रोजगार मिल जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाए। तो एक तो रोजगार इन लोगों को मिल जाए और यूनाइटेड नेशंस भी और MOUCCF भी, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भी ऐसी मंशा है कि ग्रीन जॉब्स क्रिएट हो, इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट हम दें, तो वो यहाँ की पर्यावरण से निकल सकता है। और यहाँ पर जितना खनन हो रहा है, सॉरी है, सत्य तो यही है। एक गजल का शेर है कि सत्य की रक्षा उन्हीं को सौंप दी मैंने, सत्य सांस से जिन्हें कहना नहीं आता, पेट के बल लेट कर मैं रोता नहीं, इससे लोग कहते हैं मुझे कहना नहीं आता, हाँ मुझे संसार में रहना नहीं आता। तो सत्य तो यही है कि चाहे यहाँ मुझे कलेक्टर ने बुलाया हो, चाहे किसी और से चर्चा हो रही हो, लेकिन सच ये है कि आज जो खनन जितना हो रहा है उतना प्रकृति को लौटाया नहीं जा रहा है वापस। ये सरकारों की भी जिम्मेदारियां हैं,
ये उन कंपनियों की भी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में ये संभावना तलाई जा सकती है कि जो यहाँ का जो यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनको यहीं हम इको फ्रेंडली जॉब्स क्रिएट करवा सकते हैं, उनको प्लांटेशन से जोड़ सकते हैं। तो सरकारें करोड़ों रुपए पानी की तरह इधर उधर पर्यावरण के नाम पे बात और रिजल्ट नहीं आते हैं। उन लोगों को तो बहुत कुछ पता है। सभी प्रकार से संभावना यहाँ पर बहुत बलवती हो सकती है। हमारे लिए हमारे लिए यहाँ की विडम्बना जो है सच्चाई है। कोयला नहीं खुदेगा तो हमारा पावर प्लांट नहीं चलेगा, पावर प्लांट नहीं चलेगा तो यहाँ के रोजगार खत्म हो जाएंगे। ये तो हमारी जरूरत है सर, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, आप जो ले रहे हैं वो आपको लौटाना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। जो गड्ढा आपने किया है धरती में, उसको किसी न किसी तरह से भरिए। जो मिट्टी आप निकाल रहे हैं उसे तो आप भर नहीं सकते, उसमें अपने घर का खाना पीने का टुकड़े डाल सकते हैं, घास फूस डाल सकते हैं, कुछ चीजें डाल करके उसको भर सकते हैं। वो प्रकृति की भरपाई आप करनी पड़ेगी। आपको कौन बोल रहा है कि आप विकास मत कीजिए? उसके पैरेलल चलना है ना। प्रकृति और विनाश और विकास साथ साथ चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आपने 5 जून के उद्बोधन में, विकास और विनाश साथ साथ चले। वो कैसे चलेगा? वो तब चलेगा कि आपने जो एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर जो आप परमिशन लेके आए थे कि हम यहाँ पर भट्टा लगाएंगे, हम यहाँ पर सट्टा लगाएंगे, यहाँ पर ये करेंगे, वो कहाँ है आपका? वो तो आप पूरा ही नहीं कर रहे। आप जितना निकाल रहे हैं उतने पेड़ कहाँ लगा रहे हैं आप? ये समस्या है ना। विकास के नाम पर जितने पेड़ काट रहे हैं, वो जितनी ऑक्सीजन समाज को देते थे, उसकी भरपाई कहाँ से हो रही है? ये प्रश्न नहीं कर रहा कोई। वो चलना चाहिए। रोजगार की बात आपकी बिल्कुल सही बात है, जाहिर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आवश्यकता बंद मत कीजिए। प्रकृति से जो ले रहे हैं वो दीजिए, वरना आपके पास में फिर एक नया कोरोना आने वाला है। कोरबा में आप लिख के रख लीजिए बात। ये प्रकृति के का जो सत्यानाश किया हम लोगों ने, मनुष्य जो अपनी जिम्मेदारियां भूल गया, उसी का परिणाम था। हर जगह धुआं धुआं सा उठ रहा है, पूरा जल रहा है। इधर देखा मैंने। आप राजस्थान से हैं जी अरावली बचाओ आंदोलन जो हाल ही में हुआ, हाँ, थे हम उसमें। वो वहाँ क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट था, है ना, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे अरावली को बचाने के लिए, क्योंकि खनन वहाँ बड़ा मुद्दा था, अवैध खनन, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा दे दी थी, उसके बाद ये आशंका बड़ी हो गई थी कि बड़ा हिस्सा 90% हिस्सा वहाँ का खनन में चला जाएगा। यही चीज आप जो छत्तीसगढ़ की पीड़ा बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ का हरदेव क्षेत्र जो है वो भारत का फेफड़ा कहा जाता है। तो आपको कौन सा बड़ा फर्क लगता है? तो अरावली में देखिए आपकी हजारों लाखों लोकेर के छोटे छोटे पौधे भी बचाने के लिए निकल पड़े, और हमारे यहाँ सैकड़ों साल पुराने जो नृत्य है, आपकी नियमाती पद्धति से आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, आप एक योगदान दे रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। भले वो गिलहरी जैसा योगदान है राम सेतु में, बहुत जरूरी है, मगर उससे इन वनों की भरपाई नहीं हो सकती। तो आप क्या महसूस करते हैं कि इस, और ये जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि रोजगार की बात है, रोजगार छोड़िए, जीवन बचाने की जो जद्दोजहद है, क्या महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ में वो जीवनता, वो जद्दोजहद दिख नहीं रही है जो राजस्थान में दिख रही है? बुभुक्षितम किम न करोति पापम, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। जिस आदिवासी के पास में आप देखिए जो स्थिति हम देख रहे हैं, हम नाम सुनते थे किसी का कि वो उसके ऊपर गाने भी बने, एक नक्सली पर लोगों ने उसका डेड बॉडी लेकर के बहुत रोना पीटना मचाया, बाद में उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उसी दौरान सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से आप भी दिखाने वाले थे, और तो हिम्मत नहीं थी किसी की जाने की, वहाँ हम तो पत्रकार तो नहीं जा सकते हैं। उन आप लोगों के माध्यम से पता चला ना कि उनकी स्थितियाँ क्या है। जब उनके टॉप मोस्ट जो सुप्रीम कमांडर थे, उनकी स्थितियाँ क्या, 6-6 फीट के 5-5 फीट के उनके छोटे छोटे घरों थे, झोंपड़ी। जब उनकी स्थितियाँ ऐसी है तो उनके नीचे के जो लोग हैं उनकी स्थितियाँ कैसी होगी? अब मैं उनसे कहूँ तुम कल आगे आंदोलन करो मेरे साथ, विष्णु लामा धरने पर बैठ रहा है यहाँ पर, मैं तो कल बैठ जाऊँ यहाँ पर। पड़ोसी लेगा, परमात्मा लेगा, जान तो दे नहीं, यहाँ दे देंगे। लेकिन आएगा कौन? इधर तो कुछ तो चाहिए ना थोड़ा सा। इधर तो हिम्मत ही नहीं किसी की चल के आने की। उधर हम तो मस्त मलंग पड़े हैं। उनकी बात है ना। तो पहले इन लोगों को रोजगार देना जरूरी है, नो डाउट आपकी बात सही है। दूसरी बात, आपने मियावाकी का उदाहरण दिया, आपका अच्छा रिसर्च राजस्थान पे, और ये सब अक्सर से सत्य बात है जो आपने कही है। जायसवाल साहब ने जो कहा वो भी मैं समझ रहा हूँ भावना। उनका कहना ये था पर्यावरण बचे लेकिन भाई रोजगार तो चले। लेकिन मैं फिर वही पर आऊंगा, यहाँ के लोगों में भी जागरूकता की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी आपका जो मैसेज है ना,
मैं अकेले में 4 गड़बड़ काम करता हूँ, इस तरह का भाव, इस तरह की चीजें अगर हो सकती है, लेकिन मैं सामने मेरा अच्छा है, समझ रहे हो। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हैं, आज भी पर्यावरण की बात चलती है तो ये हंसदे और कुछ कलंक जरूर, आपके कलंक ही कहूंगा मैं इनको, ये कलंक जरूर लग गए आपके राज्य के ऊपर पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में। जब कहीं वार्ता होती है तो, लेकिन सच बात यह है कि अभी भी छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया जाता है, गर्व होता है जब छत्तीसगढ़ का नाम आता है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर आपके शहर में, लेकिन हमें गर्व होता है जब छत्तीसगढ़ का नाम आता है। हम यहाँ के गौरवशाली अतीत को कुरेदने लगते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा लोगों में जागरूकता बढ़े, यहाँ के स्थानीय जो पर्यावरण कार्यकर्ता है उन लोगों को थोड़ा सा हमें मजबूती मिले। और ये जो सबसे बड़ी बात आपने कही, रोजगार बिल्कुल क्रिएट होंगे। ग्रीन नक्सल मिशन एक ऐसा मिशन है, यहाँ के, सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप ये लिख के रख लीजिए, अगर यहाँ के लोगों को हमने कहीं न कहीं वन मित्र वन बंधु बना करके यहीं के जंगलों की जिम्मेदारी, क्योंकि आपके यहाँ पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ बचाना महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में, वहाँ राजस्थान में लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ तो पेड़ कितने हैं, मेरे गांव में बचपन में एक फ्रूट का पेड़ होता था, आम का पेड़ था किसी के, और जब मेरे पिताजी हम ठाकुर जी की सेवा करते तो हम लोग वो पत्ते तोड़ के लाते बंदरवार बनाने के लिए। सुझाव सराखों पर पवित्रता से, आत्मा से आपने जो शुद्ध मन से सुझाव दिया, निसंदेह वो कहीं न कहीं प्रेरणा का काम करेगा, हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा इसका, और मेरी फिर यही प्रार्थना है कि यहाँ के लोगों को पूर्व डके, पूर्व नक्सली, पूर्व माओवादी ये सब कहने की बजाय कहीं वन मित्र वन बंधु बनाया जाए। उन माताओं को, बहनों को कहीं न कहीं जो 20 किलो की SLR, 20 किलो की AK-47 और लेकर की जो चल रही है, उनको आप इधर उधर सरकारी चौंसलों में मत घुसाइए प्लीज, क्योंकि चौंसले ही कहूंगा मैं, वो चौंसले मैंने वहां देखे हैं, बीएड में देखे हैं। वो पंचम सिंह जिसके इशारे पर ट्रेन रुकती थी, इंदिरा गांधी की हालत खराब हो गई जमाने में, वो पंचम सिंह को सरकार ने, सॉरी है मैं वैसे जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने, सरकार ने घोषणा की कि भाई 3 बीघा जमीन और उनको एक पुनर्वास के समय देते हैं जायसवाल साहब। तो आपका आश्चर्य होगा कि उसको जमीन को लेने के लिए उसको वापस मुझे बोला कि मैं बंदूक उठाऊं क्या। मैंने क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे मामला अभी तक ना चलो, ससुर हमारे आते कर दिया, हमारी जमीन खा गए फलाना करके। मैं बोला, मैंने कहा यार चलो मिलते हैं ग्वालियर कलेक्टर से मिलकर। क्या हुआ दोस्तों साहब? उन्होंने कुछ नहीं, वो उनको पंचम सिंह की जो जमीन घोषणा की सरकार ने, वो देने में इतने वर्ष लगा दिए कि वो वापस बंदूक उठाने को तैयार हो गया अपनी उसके लिए। लेकिन परिवर्तन आता है सर। एक आप मोहर सिंह का नाम सुना होगा आपने? हाँ सुना है। मोहर सिंह से आंख मिलाने में ताकत चाहिए थी, वो शेर था जिंदा इंसान की शक्ल में। मोहर सिंह ने, जब मुझे आने लगा वापस में वहां से, तो मोहर सिंह ने मुझे कहा कि तुमने हमारे लिए कर दिया, तुम्हारे लिए क्या करें हम। तो मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो उसने अपनी एक जर्मन राइफल थी उसके बाद, उसने उठा के बोले ये आप। तो मैंने कहा ये तो मैं छुड़वाने आया था, तो उन्हें पौधा लगा सकते हैं हम लोग, ये तो मैं। तो उन्होंने कहा कुछ तो कछु तो तुम्हें हमसे करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप मांसाहार छोड़ दो दादा, मैंने कहा मेरे कहने पर। आपको आश्चर्य होगा, मलकान सिंह ने जवाब दिया, सॉरी मोहर सिंह ने जवाब दिया कि ठीक है जबान दे दे तम, मरते दम तक नॉनवेज नहीं खाया उसने। और मोहर सिंह के साथ ही बदल जाए, जिसका मेरे इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट था, देख लीजिए यूट्यूब पर पड़ा, ये स्टेटमेंट था कि मैंने कहा आपने किसी को विधायक बनाया? मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग आपके पास आते थे। बोले बनाया, राजमाता को बनाया विजय इसलिए। मैंने कहा वसुंधरा जी मिली कभी? बोले नहीं, वो कभी नहीं मिली। मैंने कहा राजमाता आई? बोले आई। अब आप सोचिए, हालांकि वसुंधरा जी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, सब बातें हैं। तो हमने कैसे बनाया विधायक? बनाने की जरूरत क्या है, वो तो वहाँ पे स्लिप पे लिख दो बस कि जायसवाल जी होंगे कोरबा से सांसद, फिर सब साइलेंट। जायसवाल जी बनेंगे कहाँ पर? उन्होंने बनाया ना वहाँ से, आपके मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सारा दस्यु सिद्ध था। मतलब मोहर सिंह बोल दिया फाइनल। हाँ तो ये तो रहा है, आपके लिए आश्चर्य क्यों लग रहा मुझे नहीं पता, ये तो रहा है। वो तो भगवान थे वहाँ के। आपसे चर्चा आप करने आए, लेकिन वो प्लांटेशन के काम में फिर जिस तरह से उनका जुड़ाव, जिस तरह से बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ ना, आप कह रहे संभावनाएं यहाँ पर बड़ी कठिन है, इसलिए मैंने मोहर सिंह दादा का उदाहरण दिया है। तो वो नॉनवेज छोड़ सकता है मेरे जिस छोटे से आदमी के कहने पे। तो छत्तीसगढ़ तो बड़ी पवित्र भूमि, यहाँ के तो बड़े प्यारे लोग हैं। एक चीज और आपसे देखिए, आपसे ये जो नक्सल ग्रीन मिशन, वो कभी हम लोगों को छत्तीसगढ़ में याद है कि ग्रीन हंट चला था, माओवादी के सफाई के लिए जो अभियान चला। अब जो परिस्थितियां अभी आप जब में आए तो आप जिक्र कर रहे थे अमित शाह वगैरह का, और नक्सल मुक्त अभियान का एक शंका बड़ी जताई जा रही है कि जो प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को खास करके बस्तर को दिया है, जो धरती के अंदर और धरती के बाहर, क्या कहीं वो फिर किसी
कॉर्पोरेट की लूट का शिकार होने के कगार पे तो नहीं पहुंच रही है चीजें। देखिए, उद्योगपतियों का तो काम ही लूटना है सर। उनसे तो आपको उनको जिम्मेदारी का एहसास कराना, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं डर नहीं है मुझे किसी का हो। बिल्कुल। अब थोड़ा सा गूगल करेंगे रात को सोने से पहले तो आपको समझ में आएगा कि जिनका हम नाम नहीं ले रहे वो यहाँ हाजिर लगाए गए मेरे पास में, जिनकी यहाँ चल रही है आपकी फैक्ट्री। तो विषय वो नहीं है, और वो इसलिए कि ईमानदारी जिंदा है, खुददारी जिंदा, तो आंख में आंख मिला के बात करने की ताकत जिंदा है। जिस दिन दिख जाएंगे उस दिन हम आपको भी बाहर मिलकर चाय पिलाने की बातें करने लग जाएंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है अभी। मैंने पानी भी इन्होंने पिलाया मुझे भाई साहब ने चाय, समझ रहे मेरी बात को। तो मेरे कहने का मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा सा ईमानदारी जिंदा रहेगी तो निश्चित रूप से हम बचा पाएंगे। लेकिन मैं ऑल ओवर मोटी बात ये कह सकता हूँ कि चंद अच्छे लोग हैं ना, वही बदल देंगे कहानी। चंद अच्छे लोग हैं ना, वो बदल देंगे कहानी। मंगल पांडे अकेला ही काफी था यार, बताओ। 1857 क्रांति, मुझे गलती से ड्राइवर एक जगह ले गया, मुझे वहां पर आपके महाराज साहब थे ना जिनको फांसी दी गई थी, जिनको घोड़े के ऊपर वो अच्छा, शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण जी, उनका एक बसना करके कोई जगह है, सोना खान, बसना करके। तो वहां पर मुझे गलती से ड्राइवर उधर ले गया, मैंने ये कौन है, महापुरुष की कोई मूर्ति देखी तो मुझे राणा जी दिखाई दिए दूर से। तो मैं बोला यार प्रतिमा सामने है, 2 मिनट गाड़ी रोको, अपन प्रणाम करके चलते हैं। नीचे उतरा तो कुछ और लिखा हुआ था, जल्दी थे सुबह, तो मैंने कहा कोई आसपास कोई फूल बेचने वाला मिल जाए, तो मैंने कहा थोड़ा एक बाल्टी से साफ कर चले आए हैं, तो हो सकता ठाकुर जी ने भेज दिया अपने को। खैर वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। फिर एक पत्रकार बंधु वहाँ मिले, उनको कुछ एक अतिरिक्त जिम्मेदारी देके नया परिचय करके हम आ गए। तो वहां पर वो लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे तो नहीं थे उस समय आपके यहाँ पर, ऐसे चंदित लोग थे जिन्होंने इतिहास बदला, आज वो वहां पर हैं। और जिन लोगों ने कार्यक्रम रखा वो लोग कहीं पड़े होंगे, कहीं इधर उधर उनकी बड़ी बड़ी कोठियों में चल रहे होंगे, बेटे पोते विदेशों में होंगे उनके, आप समझ रहे हैं ना। तो मेरी प्रार्थना है, छत्तीसगढ़ बहुत पवित्र और बहुत प्रेरणादायक भूमि है, और इसमें ये जो डस रहा है ना इसको व्यापार, उसको मत डसने दीजिए, बचा के रखिए छत्तीसगढ़ को। मतलब नक्सल नहीं, बिल्कुल बहुतों से बात हुई है अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं निसंदेह रूप से करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए गृह मंत्री हैं शर्मा जी, जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, जिस तरह से लगातार एक्टिव हैं, सारी चीजें जिस तरह से देख रहे हैं, तो निसंदेह रूप से वो बहुत अच्छी रुचि लेंगे। हमने भेजा है पूरा। हाँ, अभी मुलाकात करने वाला हूँ, एक बार मिला हूँ, एक बार और मिलने वाला हूँ। सरेंडर नक्सलियों से कईयों के संपर्क में है, कईयों के संपर्क में है, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल कईयों के संपर्क में नहीं, नाम किसी का नहीं लेंगे अभी, हाँ नाम नहीं लेंगे, कईयों के संपर्क में हूँ, और कल भी मिलने वाले हैं। जिनसे संपर्क में है वो सरेंडर के बाद आपके संपर्क में आए होंगे? नहीं, सरेंडर के बाद ही आएंगे भाई आप मरवाओगे। सरेंडर के बाद ही संपर्क में आए, पहले मैं किसी के संपर्क में नहीं था, जायसवाल जी को छोड़ करके। इनका नाम ले लेना आप। सर मैं नाम मत लेना आप। मैं एक बोल रहा था, राजस्थान में इतना बड़ा मूवमेंट चला, हाँ। कौन सी वाला? जिनके बारे में अरावली। चल रहा है। हाँ। एक जो है स्ट्रीम मीडिया में कहीं आया हो तो मुझे बताइए। पूरा सोशल मीडिया ने जो है इसको, मेरा सवाल है, पूरा सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। पूरा सोशल मीडिया ने, स्ट्रीम मीडिया का पूरा जो है आज की डेट में बिका हुआ है, और हम भी बिकने को तैयार हैं। अब भी हमको एक पेज दे वो, फिर यहाँ का प्लांट को खोद के ले जाए, हम कुछ नहीं बोलने वाले। जायसवाल साहब, जैसे हमारे यहाँ आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप जैसी पवित्र आत्मा, और जो सामने साफ बोल रही है खुद, या ये इनका बिकने का मतलब, इनका भाव ये है कि दर्द है अंदर का, ये अंदर का एक दर्द है कि कहीं कोई तो सपोर्ट करे अच्छे कामों को, कोई तो साथ दे। जैसे हमें अभी हमारे यहाँ एक तो जन सुनवाई हुआ, इससे पहले जितना जन सुनवाई होता था ना, उसमें लाठी डंडे चलते थे। एक जन सुनवाई हुआ, बिलीव नहीं करोगे, ना तो कांग्रेस, ना तो भाजपा, ना तो समाज सेवी संस्था, ना तो एक्टिविटीज फलाना ढिमका, कोई उस अधिकारी के नजदीक तक नहीं गया। हमको पता ही नहीं लगा जन सुनवाई कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और बहुत डंके के चोट पे किया। सर आपने इतनी बड़ी बात करी तो मैं बता देता हूँ आपको, तो आप भी सोने से पहले थोड़ा काम कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, मैंने 1-2 वीडियो देखिएगा साल 6 महीने पहले। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके एयरपोर्ट पे ताला लगाते हुए मेरा वीडियो पड़ा है। फिर उसके कुछ दिनों बाद में वो खुद चल करके, कईयों के पापा बताते हैं अपने आप को, वो यहाँ पर आकर के माफी मांग के गए, आप देखना एक बार। सर सच्चाई की ताकत के दम पर बहुत कुछ हो सकता है। मैं बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग जिस ईमानदारी के साथ में
मैंने देश में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी सर, देश में, देश के बाहर भी जाता हूँ मजदूरी करने, छोटे मोटे काम जहाँ ठाकुर जी अवसर देता है। ये पहला ऐसा प्रेस क्लब देखा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार हैं जिनसे एक से परिचय नहीं है व्यक्तिगत, एक से, जिसका प्रेस क्लब का अध्यक्ष यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर सकता था, लेकिन वहां सामने बैठ गया श्रोता की तरह। ये अपने आप में उदाहरण है मेरे लिए। ये छत्तीसगढ़ की धरती में ताकत है, संस्कारों की धानी कहा जाता है इसको। ये केवल धान की खेती नहीं होती यहाँ पे। तो आप लोगों में जो ताकत है उस ताकत को जिंदा रखिए। आपको वो जिस दिन पेज देने लगेगा ना, वो जिस दिन पेज देने लगेगा ना, ऐसे ऐसे पेज दे देगा जो कोई माई का लाल न पानी से गला पाएगा, ना आग से जला पाएगा, ना कोई हाथ से मिटा पाएगा। ऐसे पेज छाप देगा वो आपको। ये बहुत बड़ी बात है। हमने तो 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया, कैसे काम चल रहा है बताइए। और अपमान सहते हैं, हर दिन सहते हैं अपमान, हर दिन आरोप सहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, जलते हैं। माँ बाप छोड़ दिए, परिवार, संसार, जमीन जायदाद, दुकान मकान, कोई शादी कुछ नहीं, 24 घंटे सिर्फ पेड़। और उसके बावजूद भी कहीं न कहीं से, कहीं भीड़ में से एक आवाज आ जाती है, बिक गया होगा शायद ये। नहीं, एनजीओ मतलब चोर, एनजीओ मतलब चोर, सोशल वर्कर मतलब फ्यूचर लीडर। स्पेशली हमारे कुछ कई सारे कथावाचक कवि कई सारे पहुंच गए उधर, बेचारे बुढ़े की टांग पकड़ के। मैं वहां भी पढ़ा रहा कुछ समय तक उनके पास भी। मैंने कहा भाई साहब, जब पता चला कि वो जो अखबार पढ़ रहा था वो सीएम बन के जायसवाल जी का मित्र निकला। मैंने कहा है? बोले हाँ वही थे जो परसों अखबार पढ़ रहे थे आपके साथ। मैंने कहा ये तो वही निकले पतले से। बोले हाँ वही। अब जो दरगाह में कविता पढ़ रहा था 15 लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ बताओ आप ही के राजस्थान में हाँ कविता पढ़ रहा बिल्कुल बिल्कुल पता है मुझे। 15 लाख लेता है हाँ। और विद जीएसटी 1 नंबर में लेता है पैसा वो। उसकी खासियत है। तो मेरे कहने का भाव ये है, मेरे रायगढ़ आने का हर साल। आप आरटीआई में विश्वास रखते हैं? आरटीआई में आरटीआई विश्वास तो रखना ही चाहिए। डॉक्यूमेंट तो हम भी प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हो ना, तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ प्राप्त करोगे। हमारे इतना वृक्ष लगा चुके हैं कि जमीन कम पड़ गया है। हमारे कोरबा जिले में इतना वृक्ष लगा दिए हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक पेड़ ऐसे चल रहा हमारा। हमारे यहाँ समस्या क्या है ना, जितनी जमीन नहीं है ना उससे 10 मिनट पौधे लग चुके हैं। हमारे यहाँ समस्या क्या है, एक निवेदन करूँ आपसे। हमारे साथ एक समस्या है। आप कॉमन सवाल है दोनों की, लगभग ये भी कॉमन ही सवाल है। आपने भी फोटो को लगा के संरक्षण नहीं होने की शिकायत की है। देखिए, श्री कल्पतरु संस्थान एक सामाजिक संगठन है, धीरे धीरे अनेक स्थानों पर काम करने लगा है, देश में, देश के बाहर। कल्पतरु संस्थान ने जहां भी पेड़ लगाया वहां पहले आपसे लेटर प्राप्त किया, चाहे वो होगा प्रेस क्लब, होंगे जायसवाल जी, प्रेस क्लब के बाहर 100 पेड़ 100 ट्री गार्ड हमें लगवाने हैं। ट्री गार्ड अगर हमसे पॉसिबल हुआ तो बनवाए, नहीं तो 100 पेड़ हम लगवा सकते थे। ये हमारे पास साधन संसाधन थे। एक लंबी चौड़ी टीम तैयार हुई जो सीड कलेक्शन करती है, गर्मियों के दिनों बीज कलेक्शन करती है, पौधे तैयार करती है और वो फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। हम लोग हमारा तय है, हमने लगवा दिए। लेकिन प्रेस क्लब के लेटर पेड में जायसवाल जी लिख के दिया 3 साल का मेंटेनेंस हम करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवाएं। और हमने कई जायसवाल जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, ऑफिशियली हमारे पास रिकॉर्ड है। 15 साल में पहली बार मैंने अपने कमरे की सफाई करी, उसका वीडियो भी देख लेना आप, अभी चौंक जाओगे देख करके आप। 9 कट्टे कचरे के निकले हैं और शायद 27 कट्टे किताबों के निकले। किताबों की और 2-4 पुरानी को लंगोट वंगोट काम, जहाँ पुरानी कुर्ते कुर्ते से कुछ पड़े होंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो उस तरह से चले हम। तो जितना काम हमने हाथ में लिया उसको ईमानदारी से करने का प्रयास किया। बाकी जनता जनार्दन, इतिहास, ठाकुर जी सब गवाह हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने घर में कुछ बच्चे को जुकाम हो गया तो घर का जो घोड़ला होता है ना, भैरू जी गांव में आते नहीं है, इसमें देव देवता आते हैं, उस घर के घोड़ले को तो हम पूछते नहीं है। और हम जाते हैं बहुत दूर की, वहाँ जापान के फलाने शहर में वो देवता, उसके पास जाओ वो तो तुरंत तैयार कर देगा। अरे ये तैयार कर देगा, इसको पूछो तो सही, इसको पूछो तो सही। अब यहाँ कोई आरटीआई लगाने वाला नहीं मिल रहा आपको छत्तीसगढ़ में। नहीं, लगाने वाले बहुत हैं। तो लगा करके ऐसा कोई एक तो बलिदान ही होगा। नहीं, लगाने वाले बहुत हैं, बस पहला चिट्ठी लगाते हैं, दूसरा चिट्ठी नहीं लगाते। हाँ, मेरा भाव ये है, लामा जी मेरे विषय क्या हो, दूसरा चिट्ठी नहीं लगाते। हम लोग जो महसूस करते हैं केवल